आपका स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में इतने अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जैसा मैंने कहा था कि आज के पार्ट में बहुत सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं तो वो भी आज जानेंगे। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैडम लैन शॉक में खड़ी हैं और साइड में एक कांच का शो पीस नीचे पड़ा है, एक कांच का फ्लावर पॉट जो टूट गया था। कहीं ना कहीं सब लोग जब ये फ्लावर पॉट टूटा था तब सबका ध्यान उस तरफ जाता है। सब लोग शॉकिंगली मैडम लैन को देखते हैं। वहीं मैडम लैन अब तो थोड़ी घबराते हुए थोड़ी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, मैं इसे अपना डिसीजन नहीं मानूंगी। ये बोलते हुए मैडम लैन बहुत ज़्यादा चिल्ला रही हैं। एकदम से विंग और वांग जी मैडम लैन का ऐसे गुस्सा और चिल्लाता करते हुए देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वहीं आयन घबरा के विंग को उससे बिल्कुल गले लग जाता है। वहीं विंग एकदम से आयन को अपनी बाहों में लेकर एकदम से उसे गले लगाकर मैडम लैन की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। और वांग जी अपनी जगह से खड़ा होकर थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, मदर आप ये क्या कर रही हैं? आप अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप देखिए वो बच्चा डर रहा है तो मैं क्या करूँ, ये डर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हें वो बता रही हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। मैं किसी स्ट्रेंजर को अपना ग्रैंडसन नहीं मानूंगी। तुमने ऑलरेडी एक मेल से शादी कर ली, मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं किसी भी बच्चे को अपना ग्रैंडसन क्यों मानूं? मेरा सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है, वो जिंगी है। मैं किसी और को अपना ग्रैंडसन नहीं मानूंगी। ये बोलते हुए मैडम जिंगी का हाथ पकड़ के गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं आयन रोते हुए विंग की नेक में अपने फेस को छुपा रहा है। नहीं, चिरैन और मिस्टर लैन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और शिचैन अपनी जगह से खड़ा होता है और थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, वांग जी तुमने इतना बड़ा फैसला बिना मदर और फादर से डिस्कस किए क्यों किया? क्या तुम ये बात हमें पहले दिन बता सकते थे? अचानक से तुमने शादी कर ली, मदर पहले से इतने बड़े शौक में थी और तब तुम इतना बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने फैसले पे। थोड़ा टाइम दो, सोचो और समझो, उसके बाद फैसला लेना। मैं मदर के पास जा रहा हूँ। ये बोल के शिजैन वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग और वांग जी जो बहुत खुश थे सुबह, वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। वहीं चिरैन और मिस्टर लैन जो दोनों शायद समझ गए हैं कि वांग जी और विंग को ये चीज़ थोड़ी हर्ट कर गई, वो बात संभालने के लिए सबसे पहले तो मिस्टर लैन ही आगे आते हैं और वो बहुत प्यार से विंग के बिल्कुल पास आके आयन को आवाज़ लगाते हैं। जैसे आयन पहले तो रोते हुए अपना फेस ऊपर नहीं करता, पर जब विंग बहुत प्यार से आयन को उस तरफ देखने के लिए बोलता है तो आयन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोते हुए अब मिस्टर लैन की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर लैन अब अपनी पॉकेट से एक छोटी सी चॉकलेट निकालते हैं जो वो अधिकतर जिंदगी के लिए अपने पॉकेट में रखते ही हैं। और वो आयन को देखते हुए कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वो क्या है ना, थोड़ा सा ओल्ड एज में ना इंसान गुस्सा ज़्यादा करने लगता है और तुम्हारी ग्रैंड मदर तो वैसे भी बहुत गुस्सा करती हैं। तुम अगर जरा सी बातों पे उनके जरा से गुस्से पे रोगे तो तुम पूरा दिन बस रोते रहोगे। ऐसे थोड़ी गुड बॉय रोते हैं। ये बोलकर अब मिस्टर लैन उस छोटे से हाथ में आयन के चॉकलेट रखते हुए उसके सर पे हाथ फिरा के कहते हैं, वांग जी। जैसे वांग जी अब अपने फादर की तरफ देखते हैं, मिस्टर लैन वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं हमेशा से सोचता था तुम्हारी शायद शादी मैंने विंग से करवा के तुमसे एक फैमिली बनाने का राइट छीन लिया है। अपनी फैमिली की गुडविल के लिए मैंने तुम्हें विंग से शादी करवा दी। एक मेल के साथ तुम्हें पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए बोला। तुमने वो बात प्यार से एक्सेप्ट की। बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा हमारी बात एक बार में मान जाते हो। तुमने पहली बार हमसे किसी चीज़ के बारे में बोला है, पहली बार कोई चीज़ मांगी है तो तुम्हारे फादर वो तुम्हें क्यों नहीं देंगे? तुम्हारी मदर चाहे या ना चाहे, तुम और विंग आयन के पेरेंट्स ज़रूर बनोगे। चिरैन एकदम से अब मिस्टर लैन चिरैन की तरफ देखते हैं जो अपने ब्रदर की बात से बहुत प्राउड फील करते हैं और तुरंत आगे आते हैं। मिस्टर लैन एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, एडॉप्शन प्रोसेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो या जो भी इन बच्चों को हेल्प चाहिए हो वो तुम करोगे। तुम्हारी वैसे भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों से बात होती है। तुम जल्द से जल्द इस प्यारे से बच्चे को हमारी फैमिली में लाने की तैयारी करो। और हाँ, इसका नाम मैं लैन
शिजोई रखता हूँ। आज से तुम सिर्फ आयुन नहीं हो बेबी, तुम मेरी सेकंड ग्रैंडसन लैन शिजोई हो। मिस्टर लैन बड़े ही प्राउडली सबके बीच में डिक्लेयर कर देते हैं। वहीं विंग और वांग जी ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वांग जी पहली बार, जो शायद वो जल्दी से नहीं करता है, आगे आके अपने फादर को गले लगा लेता है, जिसे शिचैन और मैडम लैन जो ऊपर खड़े होकर ये बात सुन रहे थे वो उनकी गुस्से में मुट्ठी टाइट हो जाती है। वहीं चिरैन शॉक हो जाते हैं और वांग जी को ऐसे अपने आप को गले लगाते देखकर मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा इमोशनल। वो वांग जी के साथ शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। शिचैन तो फिर भी एक तरीके से फर्स्ट हायर था, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे बहुत लाड दिया था। लेकिन वांग जी के बर्थ से पहले ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वांग जी को उन्होंने स्ट्रिक्टली ही बिहेव किया। थोड़ा बहुत उन्हें लगता था कि वांग जी का बचपन उन्होंने ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करवाया। वांग जी हमेशा एक शांत और हर चीज़ फॉलो करने वाला बच्चा था। उसने कभी किसी चीज़ की कभी एक तरह से मास्टर लैन से रिक्वेस्ट करी ही नहीं, कभी कोई नखरा ही नहीं दिखाया, जिद करी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि उनके बच्चे को उन्होंने पूरी तरह से एक रोबोट बना दिया। लेकिन अब विंग की उनकी लाइफ में आने के बाद किस तरीके से वांग जी अब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखने लगा है, एक फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है और पहली बार उन्हें से बिना डिस्कस करे एक फ़ैसला ले रहा है जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो एज अ फादर वो अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं। वांग जी भी उसके फादर उसके लिए इतना सोच रहे हैं और जल्दी से उन्होंने आयुन को ना ही एक्सेप्ट कर लिया बल्कि अपनी लैन फैमिली का नाम भी दिया। ये देखकर वो इमोशनल हो गया। कहीं ना कहीं इस इमोशनल से मोमेंट को जहाँ पे यहाँ खड़े बाकी लोग विटनेस करके इमोशनल हो रहे हैं, जैसे चिरैन और विंग। वहीं मैडम लैन गुस्से में अपने रूम में आके सारे सामान को ज़ोर ज़ोर से तोड़ने लगती है। वहीं शिचैन जिंगी को आप मेड के और आया के पास छोड़ के अपनी मदर के रूम में आके पहले रूम को लॉक करता है और बोलता है, मदर शांत हो जाइए। शांत हो जाऊँ? कैसे शांत हो जाऊँ? तुम्हारे फादर मेरी बात पे नहीं सुनकर भी इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने उस लड़के को लैन शिजोई नाम दे दिया। वो कोई लैन नहीं बनेगा। मैं उस लड़के से नफरत करती हूँ। उस लड़के की वजह से मैंने अपने एक बच्चे को पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखा है। तुम कैसे शांत हो शिचैन, जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे बारे में सोच के मुझे इतना बुरा लग रहा है। तुम भूल गए क्या ये बच्चा कौन है? ये बच्चा उस याली का बच्चा है। तुम भूल गए क्या इस बच्चे की बॉडी में तुम्हारी ही वाइफ और उसके लवर का खून दौड़ता है? तुम भूल गए क्या ये उस जिन सुशांत और यानली का बेटा है? ये बोलते हुए मैडम लैन जैसे शिचैन पे और ज़्यादा कि वो क्यों इतना शांत है वो गुस्सा कर रही है। जैसे शिचैन अब अपनी मदर की तरफ देखता है और अब शिचैन की आंखें भी पूरी तरह से डार्क हो चुकी हैं और अब वो अपनी मदर को बेड पे बैठाते हुए उनके हाथ में पानी का ग्लास देते हुए बोलता है, शांत हो जाइए मदर, गुस्सा करके कुछ नहीं होता है बल्कि शांति से कुछ करना होता है। आपको क्या लगता है आपका इस तरीके से सबके बीच में उस फ्लावर पॉट को तोड़ देना, रूम में आकर ये चीज़ें तोड़ना, उससे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा? उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो अपने गुस्से को शांत करके शांत दिमाग से ढूंढना पड़ेगा। मैं भी नहीं इस आयन को एक पल भी अपनी आंखों के आगे बर्दाश्त कर सकता, तो मैं इसे लेंस का नाम कैसे देते हुए देख सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं इस आयन को वहीं पहुँचा दूँगा जहाँ मैं इसे कई साल पहले भेजना चाहता था। ये बोलते हुए अब शिचैन की आंखें भी पूरी तरह से डार्क हो जाती हैं। वहीं विंग और वांग जी खुशी से लैन मेंशन से बाहर चले गए हैं। खुशी से वो लोग इस मेंशन से बाहर निकले थे। वांग जी और विंग बहुत खुश थे क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही अब सब कुछ हो गया। मैडम लैन चाहे माने या ना माने लेकिन बाकी लैंस फैमिली मान चुकी है। यहाँ तक कि चिंगीजुन ने तो अब आयन को लेंस का नाम यानी लैन शिजोई का नाम दे दिया है, जिसी से विंग तो बहुत ज़्यादा खुश होके आप आयन को देख के कहते हैं, देखा आयन, देखा तुम इतने क्यूट हो कि तुम्हें ग्रैंडफादर भी प्यार करने से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए।
और मुझे यकीन है तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे को देखकर ग्रैंडमदर भी तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगी। विंग खुश होता हुआ आयन को प्यार कर रहा है। जैसे यहाँ वांग जी विंग और आयन को देख के मन में बहुत खुश हो रहा है। विंग को ऐसा खुश देखकर वांग जी को हमेशा खुशी होती है। ये दोनों दोबारा से जिनशी आते हैं। जिनशी में आज एक ग्रैंड सेलिब्रेशन टाइप की पार्टी होती है। बच्चों के लिए कप केक मंगवाए जाते हैं, केक मंगवाया जाता है, बहुत सारा जंक फूड मंगवाया जाता है, क्योंकि आज ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आयन को नया नाम मिलने पे, यानी लैंड शिजोई बनने पे। वहीं बाकी सारे लोग मतलब एक तरह से अनाथ आश्रम के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। जैसा वांग जी सोच रहा था, अब जल्दी ही इन बच्चों के फैमिली दिलवाने के प्रोसेस में भी ये लग गए हैं। सारे बच्चे एक साथ ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकते, इन्हें एक फैमिली मिल जाए। ऐसे माँ बाप जो बच्चों के लिए तड़प रहे हों, जिनके पास कोई बच्चा ना हो, अगर उन माँ बाप को ये बच्चे मिल जाएंगे तो उन्हें की लाइफ में भी बच्चे आ जाएंगे और इन बच्चों को भी एक माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, एक नई फैमिली मिलेगी। यही विंग और वांग जी सोच रहे हैं। इसी अच्छी सोच के साथ विंग और वांग जी इन बच्चों के बारे में आप एड्स भी लगाते हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पर अब आने लगे हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब विंग ने सॉन्गलैन और शाओशिनशन के साथ संभाल ली है। सॉन्गलैन और शाओशिनशन उम्र में 14-15 साल के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार और ज़िंदगी के इतने सारे धक्के सह चुके हैं कि वो बड़ों वाली तरह ही बिहेव करते हैं। विंग के साथ मिलकर एक छोटे से जिनशी के सबसे पहले वाले जो एंट्रेंस रूम है, उसी को एक ऑफिस रूम की तरह सजाया गया है, जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, वो बच्चों से मिलते हैं, जो बच्चों में इंटरेस्टेड है वो बच्चों को एडॉप्ट करने की बातें करते हैं। वांग जी और विंग जो शिजोई के लिए अडॉप्शन प्रोसेस कर रहे हैं, उसके कारण बहुत जल्दी मतलब वांग जी और विंग का शिजोई एज अ लीगली उनका बच्चा बन जाएगा। वो उसके लिए भी आजकल बिजी हैं। इन्हीं सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं विंग थोड़ा सा तो अपनी बहन की मौत का बदला लेने से ध्यान चूक चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं आयन और वांग जी के प्यार के बीच में वो कहीं ना कहीं थोड़ा गुम हो गया था। वहीं आज विंग बहुत खुश था, क्योंकि उसके इस अनाथ आश्रम से 2 बच्चे और एडॉप्शन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, और जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो यहाँ से अपने नए घर में चले जाएंगे। इसलिए विंग बहुत ज़्यादा खुश होकर सॉन्गलैन और शाओशिनशन की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा सॉन्गलैन, हम कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली किसी को तो फैमिली मिलेगी। मुझे वो दोनों फैमिली सचमुच में काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है वहाँ वो दोनों खुश रहेंगे। इस बात पे सॉन्गलैन तुरंत अपने भी गगा को देख के कहते हैं, हाँ गगा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि किसी को तो उसकी नई फैमिली मिलेगी। हाँ, तो क्यों ना इन दोनों बच्चों के लिए हम फेयरवेल पार्टी करें। हाँ, हमें उनके लिए फेयरवेल पार्टी करनी चाहिए। अब शाओशिनशन भी खुश हो जाता है। तो ठीक है, तुम दोनों पूरी जिनशी का ध्यान रखना और मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। मैं फिर एक अच्छी सी फेवरेल पार्टी अरेंज करता हूँ और इन बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेके आते हैं। तुम बताओ क्या लाना चाहिए। वी गगा, आप अपनी साइड से ले आना। अब दोनों खुश होकर बोलते हैं। वहीं विंग भी खुशी से, क्योंकि वो इन बच्चों को जो जा रहे हैं 2 बच्चे, उनके लिए एक छोटी सी फेवरेट पार्टी अरेंज कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो इनको कुछ गिफ्ट दे, कुछ मेमोरीज करे। वो एक मेमोरी बुक बनवाना चाह रहा है इन बच्चों के लिए, जैसे वो इन बच्चों के साथ की पिक्चर्स हैं उनके साथ। वो कुछ ऐसा उन बच्चों के लिए करना चाह रहा है कि जब वो यहाँ से जाएँ तो यहाँ पर जो उनका अच्छा टाइम बीता है उसकी अच्छी यादें ही अपने साथ लेके जाए। इसलिए विंग अब सॉन्गलैन और शाओशिनशन के ऊपर जिनशी को छोड़ के जा ही रहा था, जब स्माइल करता हुआ आयन तुरंत उसके पैरों को आके पकड़ लेता है और पहली बार बाबा बोलता है, जिससे अचानक से विंग शॉक में पहले आयन को देखता है और बहुत प्यार से घुटनों के बल बैठ के आयन की तरफ देख के बोलता है, क्या बोला तुमने बाबा, मैं भी चलूँ। वहाँ आयन जो बहुत कम शब्द बोलता है, आज वो विंग से बहुत इमोशनली बाबा बोलता है। तो कहीं ना कहीं विंग बहुत इमोशनल के सीधा आयन को गले लगा लेता है और बोलता है, हाँ बाबा और आयन एक साथ शॉपिंग पे जाएंगे। और ये बात बोल के विंग बहुत प्यार से आयन को गले लगा के अपनी कार में उसे अपने साथ बैठा के ले जाता है। वैसे भी ड्राइवर विंग के साथ हमेशा रहता ही है, तो विंग आयन के साथ पीछे बैठ के स्माइल करता हुआ आ रहा था। कहीं ना कहीं विंग आज बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी लाइफ का बेस्ट दिन है, क्योंकि आज पहली बार आयन ने उसे बाबा बोला। वांग जी उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर तो आया ही है, पर पहली बार उसको किसी बच्चे ने पेरेंट्स वाली फील दी है। तो विंग के लिए एक इमोशनल डे था। विंग अपनी ही खुशियों में मगन था जब अचानक से उसकी गाड़ी को 2 गाड़ी आगे पीछे से रोक देती है। जैसे विंग शॉकिंगली आगे पीछे देखता है
इससे पहले विंग कुछ बोलता या रिएक्ट करता, अचानक से एक कार में से एक पर्सन निकल के सीधा उस ड्राइवर को शूट कर देता है, जिससे विंग शॉक में अब उस आयन को अपने गले से लगा लेता है। वहीं आयन भी गन के शॉट से बहुत जोर से चीख के विंग के गले लग जाता है। अभी उससे पहले कुछ और करता, अचानक से वो कार का डोर खोल के विंग और आयन को खींच के बाहर निकाल जाता है। विंग कोई कमज़ोर इंसान तो है नहीं, इसलिए विंग अच्छे से फाइट करता है। वो आयन को सेव करने के लिए जो भी उसके पास आ रहा है उसे फाइट कर रहा है, बट विंग के पास कोई हथियार नहीं है और उनके पास गन है। इसे एक पर्सन तुरंत विंग के पीछे से गन शॉट करता है, जिसे विंग के चेस्ट पे बैक साइड से गन लगती है, जिसे विंग धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और आयन बाबा करके दौड़ता है। चारों तरफ कोई नहीं है, एक खाली रोड जहाँ पे विंग पूरी तरह से घायल, जिसकी गोली लग गई है, एक रोड पे पड़ा हुआ है। लेकिन आँख बंद करने से पहले वो आयन करके आयन को सेव करने के लिए अभी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को ही शायद लेने आए थे लोग, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो लोग अब आयन को अपने साथ ले जा रहे हैं। विंग आयन जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इस दर्द को भुला के कुछ दौड़ सके, लेकिन गोली के कारण अब उसकी आंखें भी बंद हो रही है। उसकी आंखें बंद होती उससे पहले उसका वो बेबी जिसने आज उसे पहली बार बाबा बोला था कुछ दिनों में, जिसके साथ विंग सब कुछ भूल गया था, आज उसकी आंखों के सामने से कोई आयन को किडनैप कर लेता है। विंग वहीं उस रोड पे बेहाल हालत में पड़ा था। विंग के फ़ोन पे लगातार कॉल पे कॉल आ रही है और विंग फ़ोन नहीं उठा रहा है। करीबन 2-3 घंटे से विंग इस रोड पे ऐसे ही पड़ा रहा, जब जाकर अब उसे कार और हॉर्न की कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ एक कार से दौड़ता हुआ वांग जी अब विंग को अपनी उठाता है और देखता है कि ड्राइवर की डेथ हो गई है और विंग की सांसें बहुत हल्की हल्की चल रही है। वांग जी जिसने सोचा भी नहीं था कि वो एकदम से विंग को इस हालत में देखेगा, जिसके पूरे शरीर पे खून से बह रहे हैं, उसके चेहरे पे भी चोट के मार्क हैं, उसकी वो वाइट टी शर्ट अब पूरी तरह से रेड हो चुकी है उसी के खून से, और उसके चेहरा पूरी तरह से पेल। वांग जी विंग करके वांग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विंग तो जैसे अब पूरी तरह से बेहोशी की हालत में जा चुका है। इसने ना चाहते हुए भी अब वांग जी विंग को ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में लेकर अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं सॉन्गलैंड और साओ शिनचेन जो काफ़ी टाइम से विंग को कॉल कर रहे थे, लेकिन विंग का फ़ोन नहीं उठा, इसलिए उन्होंने अब वांग जी को कॉल कर दिया। वांग जी भी विंग को काफ़ी कॉल करता है पर उसका फ़ोन नहीं उठता, तो वो ड्राइवर को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि ड्राइवर भी फ़ोन नहीं उठा रहा, तो अचानक से वो बहुत घबरा जाता है। उसकी जो ये कार है उसमें एक लाइफ लोकेटर जो होता है ना वो ऑन था, जिसके कारण उन्हें पता चलता कि वो यहाँ पर है और इसी कारण वो यहाँ पर आ गया। विंग को इस हालत में देखा है तो जैसे उसकी दुनिया ही आज थम गई हो। जब से विंग उस ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में गए तब से वांग जी लगातार खड़े खड़े इधर से उधर घूम रहे हैं। आज जो वांग जी हमेशा शांत रहते हैं वो आज कितने बेचैन हैं कोई भी देख सकता है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, जो उनके बाल पूरे हाल में हैं। शुयांग जब अपने बॉस को इस हालत में देखता है तो उसे यकीन नहीं होता क्या वो उसी वांग जी को देख रहे हैं जो एकदम परफेक्ट रहते हैं, एकदम प्रेस्ड शर्ट, हमेशा एकदम प्रेस्ड हेयर स्टाइल, कभी कोई बाल भी उनका हिलता नहीं है, और आज इतने बेहाल हाल में उनके हाथों पे और कपड़ों पे विंग का खून है और वांग जी की हाल बेहाल है। शुयांग बिल्कुल वांग जी के पास आके वांग जी को शांत करते बोलते हैं, सर शांत हो जाइए, हम जल्दी उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्होंने हमारे यंग मास्टर के साथ ये सब किया है, और अभी लैंग शुजोई गायब है। वांग जी जो अभी तक सिर्फ विंग के लिए परेशान था, अब वो सीरियस नज़रों से शुयांग की तरफ देखता है। सॉन्गलैंड और साओ शिनचेन ने बताया कि विंग अकेले नहीं जिनशी से आयन के साथ निकला था, लेकिन हमें आयन कार में कहीं नहीं मिला। वो लोग शायद आयन को अपने साथ ले गए। इस बात पे वांग जी की मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और आंखों में जैसे आग उतर जाती है। अब वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, पूरी कुसु सिटी छान लो, मुझे आयन विंग के होश आने से पहले विंग के पास चाहिए। मैं ऑलरेडी विंग को इस हालत में देख चुका हूँ, होश में आने के बाद मैं उसे और पेन में नहीं देखना चाहता। विंग के होश में आने से पहले अगर आयन मुझे नहीं मिला या विंग के पास नहीं आया
तो मैं इस पूरी सिटी को आग लगा दूंगा। वांग जी पूरी तरह से डार्क हो चुका है। वहीं वांग जी के गुस्से को देखकर शुयांग भी थर थर काँपने लगा है। वांग जी को कभी कभी ही गुस्सा आता है। हाँ, वो हमेशा शांत रहता है और लोग उसकी आंखों से ही डर जाते हैं, लेकिन वो कभी किसी पे गुस्सा करता नहीं है। लेकिन आज वो पूरे गुस्से में कोई भी बता सकता है। और वांग जी के गुस्से को देखकर अब शुयांग यस पॉज करके वहाँ से तुरंत आप आयन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांगशा को भी ये खबर पहुँचती है कि विंग को गोली लगी है। जांग्स जो पहले ही याली को गवा चुके थे, जब विंग को गोली लगने की बात सुनते हैं, वहीं अब जांगशा तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत सीधा लैन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही जांगशा ना इधर देखता है ना उधर देखता है और सीधा जाकर वांग जी पे अटैक कर देता है। वांग जी जो पहले से विंग के लिए परेशान था, जब अचानक से जांगशा आके सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है तो शॉक में जांगशा को देखता है। और जांगशा बिना कोई बात छुपाए, क्योंकि उसे अब कुछ नहीं छुपाना, कोई अगर विंग को हो गया तो वो क्या करेगा। याली को खोने का डर तो उसे रोज़ ही रात में लगता है। वो रोज़ रात अपनी बहन को गंवाने की वजह से रोता है। तो अब वो कैसे विंग को गंवा सकता है, वो विंग जो उसे कितने साल बाद मिला है, वो विंग जो सीजे को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे वांग जी से शादी भी कर चुका है। कहीं ना कहीं अब जांगशा वांग जी से नाक को छुपाते हुए कॉलर पकड़ के बोलता है, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो वांग जी मैं तुम सारे लेंस की खुद जान लूँगा। मैं ऑलरेडी सीजे को गवा चुका था, पर मैं विंग को नहीं गवा सकता। क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ, क्या किया है मेरे भाई के साथ कहकर अब वो जोर जोर से वांग जी को हिलाने लगता है। वांग जी शॉक में जांगशा की तरफ देखता है और एकदम डार्क आइस के साथ जांगशा से अपनी कॉलर को दूर करके बोलता है, मैंने विंग को कुछ नहीं करा है और तुम पहले की तरह झूठा अंजाम मेरे ऊपर मत लगाओ। कौन सा भाई? वो भाई जिसे तुम्हारी फैमिली ने 16 साल की उम्र में अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था। आज अचानक से तुम्हें विंग के भाई होने की याद आई। इस बात पे अब जांगशा गुस्से में सीधा वांग जी पे हाथ उठाता है, जिसे वांग जी कस के पकड़ लेता है। लेकिन जांगशा उतने ही गुस्से में अब बोलता है, मैं हमेशा से विंग को अपना भाई मानता था और विंग मुझे अपना भाई मानता है। मैंने ही विंग को तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा था, पर अब मुझे इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। तुमने अगर मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया है ना वांग जी, तो सज़ा के लिए तैयार रहना। तुम्हारी फैमिली एक बहुत बड़ी नाटकबाज है, एक बहुत बड़े ढोंगी है और अब ये नाटक करके कि तुम्हें मेरे भाई की फिक्र है, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम उसकी फिक्र करते ना तो वो इस समय इस ICU में नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम्हारी मेरी बहन की तरह शिकार बन जाएगा? तुम लोग उसे मार दोगे और मैं चुप रहूँगा? ये बोलकर जांगशा अब दोबारा से वांग जी पे हाथ उठाता, उससे पहले ही पीछे से आ रही वेंचिंग और वैनिंग उसे रोक लेते हैं। वेंचिंग और वैनिंग भी चाइना काफ़ी समय पहले आ गए थे और अब वो भी एक्सीडेंट की खबर सुन के तुरंत यहाँ पे आ गए। यहाँ आने का वेंचिंग का एक और कारण था, इसलिए वो यहाँ आज ना चाहते हुए भी वांग जी के सामने आ गई और अब वो वांग जी और जांगशन को वैनिंग के साथ दूर करते बोलते, जांगशन शांत हो जाओ। इस समय गुस्सा करके यालांग वांग जी से लड़के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सचमुच में लांग वांग जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। लांग वांग जी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा होगा ये सुन के कि वांग जी हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हम सिर्फ याली की मौत का सच जानना चाहते थे और इसी कारण मैंने विंग को एक स्पेशल वॉच दी थी, जिसमें उसके सराउंडिंग की हर अपडेट और यहाँ तक कि आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए मुझे वो वॉच चाहिए, वरना 24 आवर बाद उस वॉच ने जो भी रिकॉर्ड किया होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। प्लीज़ मुझे विंग की वॉच दे दो, ताकि मैं तुम्हारी और विंग की मदद कर सकूं कि किसने आयुन को किडनैप किया है और किसने विंग के साथ ये सब किया है। ये बोलते हुए वेंचिंग अब वांग जी को समझाने लगती है। वहीं जांगशन को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे अभी भी वैनिंग पकड़े हुए खड़ा है। वहीं वांग जी शॉक में अब सबको देख रहे हैं, जैसे उसकी तो पूरी दुनिया ही पलट गई। विंग के प्लान के थ्रू उसकी लाइफ में आया था, इसका मतलब
विंग ने उससे बहुत झूठ बोले हैं। वो विंग जिसे वांग जी बहुत प्यार करने लगा था, वो विंग उससे इतनी बड़ी बात छुपा रहा था। वांग जी की तरफ वो अट्रैक्शन, वांग जी की तरफ उसकी वो केयर, क्या वो सब नाटक था? वांग जी का दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन वैनचिंग उसे दोबारा से होश में हिलाते हुए कहती है, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मुझे विंग की वॉच दे दो। मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा होगा, लेकिन इस समय मुझे विंग की वॉच चाहिए, प्लीज़, कहते हुए अब वैनचिंग रिक्वेस्ट करने लगती है। वहीं वांग जी शौक में तो था, लेकिन अब वो इशारे में जो एक पर्सन पीछे खड़ा था, यानी उसका एक बॉडीगार्ड, उससे सीधा नर्स के पास जाने के लिए कहता है। जब ऑपरेशन होता है तो अंदर पेशेंट के सारे सामान उतार दिए जाते हैं, शायद नर्स के पास वो सामान हो, इसलिए उसने ये बोला। वहीं नर्स जैसे ही वांग जी का उसके पास ऑर्डर पहुंचा तो एक बड़ी सी ट्रे लेकर वहाँ आ जाती है, जिसके अंदर विंग के खून से भरी हुई वो शर्ट है, यहाँ तक कि विंग की गले के पड़ा हुआ एक पेंडेंट और उन दोनों की वेडिंग रिंग और वॉच भी है, उसकी बेल्ट भी है। वहाँ जहाँ वैनचिंग सबसे पहले उस ट्रे में से अब सीधा वॉच उठा के वैनिंग की तरफ इशारा करके उसे लैपटॉप लाने के लिए बोल देती है, तो वांग जी शौक में उस पूरी ट्रे को देख रहे हैं। उसके हाथ कांपते हुए सबसे पहले तो खून भरी शर्ट पे घूमते हैं और फिर उस वेडिंग रिंग पे, वो वेडिंग रिंग जो उसने विंग को पहनाई थी, वो वेडिंग रिंग जब से विंग को उसने पहनाई है तब से वो विंग के लिए बहुत स्पेशल फील करने लगा है। विंग को अपना पार्टनर, अपना हस्बैंड मांगने लगा है। उस वेडिंग रिंग को वांग जी अपनी मुट्ठी में बीच के अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा अब तक जो वो सोच रहा था वो सब झूठ था। उसके लिए आज ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विंग एक मकसद से यहाँ आया है, इसलिए वो उस वेडिंग रिंग को अपने सीने से लगा लेता है। वहीं नर्स थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, बेहोशी में भी वो हमें ये रिंग नहीं उतारने दे रहे थे। वांग जी जैसे ही ये सुनता है उसे अपने कान पे विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है विंग के लिए ये वेडिंग रिंग क्या सचमुच इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अब तो उसे हर चीज़ पे शक हो रहा है। क्या पता ये शादी उसका सिर्फ एक प्लान ही तो है, इस शादी का विंग की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस हो ही ना। मैं वांग जी का दिमाग उसे यही कह रहा है, वहीं दिल एक बार विंग पे भरोसा करने के लिए भी कह रहा है। जहाँ वांग जी अपनी ही सोच में गुम है, वहीं दूसरी तरफ वैनचिंग अब लैपटॉप के साथ विंग की उस वॉच को कनेक्ट करके वहीं उस हॉस्पिटल लॉबी में बैठ के कुछ करने लगती है। जब अब वैनचिंग जोर से बोलते हैं, ये आवाज़ कहीं सुनी है तुमने जांगचन? जिस पे अचानक से जांगचन वैनचिंग के बिल्कुल पास आता है। यहाँ पे वो सारी आवाज़ें आ रही हैं, जिसे सुन के जांगचा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। विंग का फाइट करना, आयुन का बाबा बाबा करके चिल्लाना, विंग का बेहोश होने से पहले आयुन बोलना, और साथ में लंजा वहाँ कोने में खड़ा वांग जी जो पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। जब वो विंग की दर्द भरी आवाज़ में लंजा सुनता है तो वो भी इमोशनली लैपटॉप यहाँ पे वैनचिंग लेकर बैठी हुई है उसी तरफ पहुँच जाता है। अब वैनचिंग दोबारा से उस रिकॉर्डिंग को प्ले करती है। दोबारा से अब सब कुछ वो सुन रहे हैं, गाड़ी का अचानक से रुकना, पहले गोली की आवाज़ आना, जिससे विंग चिल्ला के कौन हो करके पूछना, फाइट, सब कुछ, और वो लास्ट शॉट जिसके बाद विंग के ना आवाज़ आना और आयुन का बाबा बाबा करके चीखना, और साथ में आँख बंद करने से पहले लंजा फिर से। इन सब आवाज़ों को जहाँ अधिकतर आयुन और विंग की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, वहीं पीछे एक हल्की सी आवाज़ आती है, बॉस बच्चा मिल गया, जिसमें वो गुड बॉय अब इसे कार में बैठाओ करके कोई बोल रहा है। ये आवाज़ कहीं तुमने सुनी है जांगचा? क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ये आवाज़ कहीं तो सुनी है। अब जांगचन और वैनचिंग इस पर्सन की आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कार में आयुन को बैठने का ऑर्डर दिया था। अब जांगचा और वैनचिंग दिमाग पे बहुत जोर लगा रहे हैं, पर वो इस आवाज़ को सही से पहचान नहीं पा रहे। पर पीछे से अब वांग जी बोलता है, मिंग याओ, जिससे अचानक से सबका ध्यान वांग जी पे जाता है। ये आवाज़ मिंग याओ की है। अब वांग जी भी इस आवाज़ को पहचान जाता है। मिंग याओ जो इस समय जिन कॉर्पोरेशन का मालिक बना बैठा है, जिन कॉर्पोरेशन का सीईओ है, बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टीज को अटेंड करता है, उसके इंटरव्यूज़ भी आते हैं, तो वांग जी को उसको पहचानना बहुत नॉर्मल था क्योंकि वांग जी कई बार उससे मिला है। वहीं मिंग याओ और आयुन का कोई कनेक्शन, विंग को मिंग याओ क्यों मानना चाहेगा? मिंग याओ से तो विंग का कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये बातें तो जांगचा और वैनचिंग के दिमाग में आ रही है। वहीं वांग जी भी यही बातें सोच रहा था, तभी अचानक से
नर्स दौड़ी दौड़ी लॉबी में आती है और बोलती है, लंजा, आप में से लंजा कौन है? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो ऑपरेशन थिएटर में वो बार बार होश में आ रहे हैं और बार बार लंजा लंजा ही बोल रहे हैं। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आप में से लंजा कौन है? प्लीज प्लीज अंदर आ जाइए, डॉक्टर ने स्पेशली आपको जल्दी आने के लिए बोला है। ये बोलते हुए वो नर्स बहुत घबरा रही है। वहीं सब लोग इधर उधर देख रहे हैं और वांगजी शॉक। विंग अपनी फैमिली यानी जंचा को याद नहीं कर रहा, बल्कि उसे याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि विंग के लिए वो तो सिर्फ एक टूल था, उसकी सिस्टर के मर्डर का सच पता करने का टूल। तो वो उसे क्यों याद कर रहा है? वांगजी इस सोच में ही था जब अचानक से पेंचिंग एकदम से वांगजी का हाथ पकड़ बोलते, लांगवांग जी प्लीज अंदर जाइए, विंग आपको याद कर रहे हैं। ये बोल के अब वो लांगवांग जी को अंदर जाने के लिए इशारा करती है। लांगवांग जी भी अब बड़े बड़े कदमों से सीधा आईसीयू में ही चला जाता है। आईसीयू में जाने से पहले नर्स उसे ग्रीन कलर का एक ऊपर से कपड़े कवर करने के लिए गाउन सा पहनाती है। जिसके बाद अब वांग जी अंदर जाते हैं तो देखते हैं विंग की आंखें बंद है, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहा है। जिसके बाद अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास आ जाता है। ये चेहरा, इस पर कितने घाव है ना, उसके बावजूद वांग जी को फिर भी ये चेहरा उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। क्यों क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? मैंने तो तुम्हें प्यार किया था ना। वांग जी का दिल विंग से ये पूछना चाहता है, लेकिन अभी उसका दिल तो परेशान है। विंग को इस हालत में देखकर सच जानने के बावजूद भी वांग जी का दिल अभी भी विंग की फिक्र कर रहा है। वांग जी का दिल अभी भी इस इंसान को सही सलामत पहले की तरह देखना चाहता है। इसलिए ना चाहते हुए भी वांग जी सीधा विंग के पास, उसका बिल्कुल फेस के पास अपना फेस लाके धीरे से उसके कान के पास बोलता है, विंग। जिससे विंग नशे में ही थोड़ा सा शांत सा जैसे हो गया है। यकीन सा आ गया है विंग को कि शायद उसके पास उसका लंजा आ चुका है। वांग डॉक्टर ये देख के थोड़ा हैरान होती है। ऑलरेडी वो ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन विंग की सिचुएशन को के कारण वो अभी तक विंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो नोटिस कर रहे हैं थोड़ा सा विंग की बॉडी में स्टेबिलिटी आई है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ सर माथे पे हाथ रखता हुआ घबराते हुए कि कहीं उसके छूने से विंग को और दर्द ना हो, हल्के से उसका माथा टच करता है। इसे अचानक से जैसे विंग को महसूस हो जाता है कि ये लंजा का टच है। इसे वो हल्के से, बहुत हल्के से अपनी आँख खोल के वांग जी की तरफ देखकर आई लव यू बोलता है। जिससे वांग जी शॉक। विंग यही बोलने के लिए जैसे होश में आने की कोशिश कर रहा था। वो दोबारा से वांग जी को देखकर अपनी टूटी हुई आवाज़ में, जो शायद दवाइयों के कारण थोड़ी भारी सी भी हो गई है, आई लव यू लंजा बोल के दोबारा आँख बंद कर लेता है। वांग जी वहीं शॉक में बैठा रहता है। वहीं डॉक्टर विंग को दोबारा चेक करता है और वो खुश हो जाता है। काफ़ी हद तक विंग की जैसा वो चाह रहा था अब सिचुएशन वैसी ही हो चुकी है। शायद अब जब विंग को होश आएगा तो वो पूरी तरह से बेटर होगा। गोली निकल चुकी है, घाव को अच्छे से स्टिच कर दिया गया है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए चीज़ें अंडर कंट्रोल ही है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की तो लाइफ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अभी उसके दिल को इस इंसान पे गुस्सा आ रहा था, उसका दिमाग तुरंत इस इंसान को पनिश करने की बातें कर रहा था, लेकिन अब ये आई लव यू, इस आई लव यू पे वांग जी का दिल भरोसा करना भी चाहता है तो दिमाग करने नहीं दे रहा है। क्या पता ये और कोई नाटक हो, क्या पता वांग जी ये तुम्हें फंसाने की फिर से कोशिश कर रहा हो। वहीं दिल कह रहा है इसे कैसे पता कि वांग जी को सच पता चल गया है, क्योंकि ये तो बेहोश है ना। क्या ये फीलिंग सच्ची है? क्या वांग जी इन बातों पे भरोसा कर सकता है? क्या विंग सचमुच में उसे प्यार करने लगा है? वांग जी का दिमाग और दिल समझ नहीं पा रहा। अब वो बड़े सैड फेस के साथ आईसीयू से बाहर निकलता है। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर वैनिंग और जांगचा बहुत परेशान होकर दौड़ के वांग जी के पास जाते हैं। क्या विंग ठीक है? बार बार वो तीनों ये पूछ रहे हैं, पर वांग जी कुछ रिस्पॉन्स ही निकल रहा है। वहीं अब वो लोग उससे दोबारा पूछते हैं। पीछे से नर्स बाहर आती है और वो उन्हें इन्फॉर्म करती है और विंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और सिचुएशन भी अब अंडर कंट्रोल है। कहीं ना कहीं ये बात सुन के जंचा और वेंचिंग को बहुत खुशी होती है, पर वांग जी उन तीनों को इग्नोर करता है उस हॉस्पिटल लॉबी से बाहर निकलकर बड़ी सी बालकोनी में आके खड़ा हो जाता है और बाहर सब कुछ देख रहे हैं, लोगों का आना जाना, कार के हॉर्न्स, हॉस्पिटल एम्बुलेंस के हॉर्न, बट उसके वो कैसे
कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। उसके कान बिल्कुल जैसे कोई आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं। उसके कानों में तो सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, आई लव यू लंजा। विंग के वो शब्द जो उसने अभी वांगजी को बोले हैं, बार बार विंग के कानों में आई लव यू लंजा ही घूम रहे हैं। वो आँख बंद करके अब अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। आंसू लगातार बह रहे हैं, दिमाग दिल सब फाइट कर रहा है। शायद ये आई लव यू विंग का सच जानने से पहले अगर वांगजी के कान सुनते तो वो अभी खुशी में यहाँ नाच रहा होता, पूरी गुजू सिटी को वो खुशी में तोहफे बांट रहा होता। लेकिन अब तो वो समझ ही नहीं पा रहा है वो किस पे भरोसा करे, किस पे भरोसा ना करे। वो इन सारे सवालों को अपने साथ लिए सबसे पहले तो आयुन को सेव करना चाहता है। आयुन एक निर्दोष बच्चा है और वांगजी का बेटा है। विंग ने चाहे उसे धोखा दिया हो, बट आयुन ने उसे धोखा नहीं दिया। और अब आयुन और मिंग्याओ का अगर कोई कनेक्शन है तो वांगजी आयुन को वहाँ से बचा के लाएगा। इसलिए वांगजी तुरंत अब शुयांग को कॉल मिला देता है, उसे इन्फॉर्म करता है मिंग्याओ के बारे में पता करो, इस समय मिंग्याओ कहाँ है, आयुन और मिंग्याओ का क्या कनेक्शन है, सब कुछ पता करो। ये बोलता हुआ वांगजी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग और जांगशन भी सेम चीज़ कर रहे हैं। वो किसी तरह से इस समय मिंग्याओ कहाँ है पता करने की कोशिश कर रहे हैं। शुयांग अब वांगजी के पास पहले फ़ोन करता, उससे पहले ही वेंचिंग सीधा वांगजी के पास आ जाती है और वो वांगजी को देखते हुए कहती है, मिस्टर लांग वांगजी, मुझे पता चल गया है इस समय मिंग्याओ कहाँ है। इस बात पे वांगजी शॉक में वेंचिंग को देख रहा है। वेंचिंग अकेले यहाँ आई, जंगचा और वैनिंग यहाँ नहीं है। इसलिए वांगजी सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसलिए यहाँ आई हो। इस बात पे वेंचिंग थोड़ा सा अपना फेस नीचे करके कहती है, हाँ मैं जानती हूँ जांगचन के पास भी उसके कुछ लोग हैं, पर वो इतने स्ट्रांग नहीं है जितनी पावर लेंस के पास है। विंग आपकी लाइफ में ज़रूर मतलब के लिए आया था, बट मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब से विंग और आपकी शादी हुई है तो वो जैसे जिस मकसद से यहाँ आया था उसे भूल ही चुका था। अधिकतर मैं और जांगशन उसे याद दिलाते थे, वरना वो तो आपके और आयुन के साथ जैसे अपनी ही दुनिया में मगन हो गया था। मैं आपको ये सारी बातें बोल के कोई सफाई नहीं देना चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि शायद विंग्स ने आपको कितना भी धोखा दिया हो, लेकिन विंग और आप हस्बैंड हैं, इसलिए आपको एक बार हमारी मदद करनी चाहिए। वेंचिंग रिक्वेस्टेड वे में ये बोल रही है क्योंकि वो जानती है इस समय मिंग्याओ जहाँ है वहाँ जांग्स का पहुँचना या कुछ मतलब मिंग्याओ को नुकसान पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस समय मिंग्याओ अपनी टेरिटरी यानी जिन सिटी में पहुँच चुका है, जहाँ पे जांग्स शायद उतनी पावर होल्ड नहीं करते हों। जांग्स के लोग जाकर आयुन को शायद सेफ ना कर पाए, लेकिन लांग वांगजी द लेंस बहुत पावर होल्ड करते हैं। इसलिए वेंचिंग विंग्स को मतलब एक तरीके से खुद ध्यान रखेगी कहकर वांगजी से मदद मांग रही है। जिस बात पे अब विंग की बातें इग्नोर करता हुआ वांगजी अपनी सीरियस वॉइस में बोलता है, मैं भी आयुन को सेव करना चाहता हूँ, विंग के लिए नहीं खुद के लिए, क्योंकि आयुन अब मेरा भी बेटा है। उस मिंग्याओ ने इस बार लांग वांगजी के बेटे को टच किया है, लैंग से पंगा लिया है और उसके लिए उसे सज़ा मैं खुद दूंगा। ये बोलता हुआ अब वांगजी गुस्से में बड़े बड़े कदमों से वहाँ से निकल जाता है। वहीं वेंची अब वांगजी के जाने के बाद थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे से कब तक झूठ बोलोगे? एक दूसरे से झूठ बोलने के साथ साथ अब तो तुम दोनों अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। विंग भी तुम्हें पसंद करता है, ये बात मैं बहुत दिन पहले समझ चुकी थी और आज तुम्हारी आंखों में भी मुझे दिखाई दे चुका है कि तुम भी विंग को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम आयुन को बचाने जा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे अपने बच्चा मानते हो। ये झूठ तुम खुद से ही बोल रहे हो, असलियत में तो तुम विंग का बदला लेने वहाँ जा रहे हो। ये बोलते हुए जैसे वेंची इन दोनों की सच को जानती है, वेंची बहुत समझदार है, इससे वो बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि विंग कहीं ना कहीं वांगजी की तरफ अब अट्रैक्ट हो चुका है। वो वांगजी को कभी धोखा नहीं देना चाहता। शुरुआत एक धोखे से ज़रूर हुई है, लेकिन शायद विंग वांगजी को सच किसी न किसी दिन खुद से बताता, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। पर फिर भी वेंची होप करती है कि इन दोनों को
वो चीज़ें मिल जाए जो ये चाहते हैं, यानी एक दूसरे का प्यार, एक हैप्पी लाइफ। वहीं दूसरी तरफ जांगचा भी अपने लोगों के साथ मिंग्याओ को की जगह पहुंच गया है जहाँ मिंग्याओ की लास्ट लोकेशन उसे पता चली थी। वहीं शियुयांग भी तुरंत वांगजी को बता देता है जो चीज़ वेंचिंग ने अभी थोड़ी देर पहले उसे बताई, यानी इस समय मिंग्याओ जिन सिटी है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है ये सुन के कि लैंस के घर में घुस के, यानी गुसु सिटी घुसकर उस मिंग्याओ ने उसी के बेटे जो अब लाल शिजोई बन गया है उसे किडनैप किया। इसी कारण अब वांगजी भी गुस्से में मिंग्याओ को सबक सिखाने अपनी गन को लोड करता हुआ अपने कोट की पॉकेट में रखता हुआ अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा है। वांगजी के लोग भी उसके साथ हैं, इसलिए 3 बड़ी बड़ी कार उसके आगे और 3 बड़ी बड़ी कार उसके पीछे हैं और वो बीचों बीच इस समय फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा है। ये सब लोग सीधा जिन सिटी पहुंचते हैं जहाँ मिंग्याओ को कोई आइडिया नहीं था। उसने तो अब तक मतलब एक तरह से आयुन को मारने की प्लानिंग कर ली थी। उसने सोचा था कि अब आयुन को जिंदा रख के टॉर्चर करके उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी। पहले वो आयुन को अपने पास रख के क्यों टॉर्चर कर रहा था ये तो उसने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन अब जब उसे लग रहा है कि आयुन और लेंस का कनेक्शन जुड़ ही गया है तो अब वो आयुन को मार देना चाहता है। इसलिए उसने अब आयुन को इंजेक्शन देने के लिए अपनी सिरिंज में जहर भर दिया था, लेकिन इससे पहले वो आयुन को टच करता उसकी जगह पे अचानक से अटैक हो जाता है जिससे वो एकदम से शॉक में आ जाता है। डरा हुआ आयुन जो फ्लोर पे नीचे बैठा हुआ था वो इन शोर शराबे से और डर के कोने में पहुंच जाता है। एक बड़े से वेयर हाउस में चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। एक छोटा सा बच्चा जो नीचे बैठा था वो और कोने में घबरा के छुप जाता है। वहीं मिंग्याओ तुरंत अपनी गन निकाल के इधर उधर देखने लगता है और आयुन का कस के हाथ पकड़ के उसे अपने साथ खींच के ले जाने लगता है। वो इस वेयर हाउस से जाना चाहता है, उसके लोग यहाँ पे सब संभाल लेंगे। वो यहाँ से बाहर निकल के कार में एक तरह से आयुन को मार देगा, लेकिन अभी तो वो यहाँ से सेफली निकलना चाहता है। लेकिन उसकी लोगों को और इस वेयर हाउस को चारों तरफ से अब लेंस ने और जांग्स ने घेर लिया है, जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था। अब वो गुस्से में वो गन आयुन के सर पे रख के कौन हो बाहर आओ करके चिल्लाता है। वहीं अब लोगों की गोलियों के बीच में से सबसे पहले तो झांगचन ही बाहर आता है और अपनी गन को मिंग्याओ के तरफ रखते हुए कहता है, उसे छोड़ दो मिंग्याओ, तुम्हें दुश्मनी इस बच्चे से क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे भाई को मार के और इस बच्चे को मार के यहाँ से निकल जाओगे? तुमने मेरे भाई पे गोली चलाई है और उसका बदला तुम्हें तुमसे ज़रूर लूँगा। इस बात पे अब मिंग्याओ हंसते बोलता है, कौन सा भाई जो कई साल पहले तुमने धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया था? आज तुम्हें वो भाई याद आ गया? तुम इतनी दूर इतने सारे लोगों के साथ मुझसे उस भाई का बदला लेने आए हो? ओह नो नो, तुम जांग्स भी कितने बड़े बेवकूफ़ हो ना। जब तुम्हारे सामने वो इंसान था तब तक तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, और अब जो तुमसे इतनी दूर है तो तुम उसके लिए लड़ने आए हो। हाँ, तुम लोगों की इस हिपोक्रेसी के बारे में मैं क्या बोलूँ। ये बोलता हुआ मिंग्याओ अब जांगचा को चिढ़ा रहा था, पर अब मिंग्याओ कुछ बोलता तो उससे पहले ही उसके साइड में खड़े एक आदमी के सीधा सर पे गन शॉट लगता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिससे अचानक से मिंग्याओ शॉक हो जाता है क्योंकि उसे दिख रहा है कि जांग्स के लोग यानी जांगचा और बाकी लोग तो अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो उनके अब लोगों को पे गोली किसने चढ़ाई वो शॉक में देख रहा था। जब धड़ाधड़ करके मिंग्याओ के लोग जो उसके आगे पीछे खड़े थे वो एक एक करके फ्लोर पे गिर जाते हैं, बस रह जाता है मिंग्याओ। वही मिंग्याओ शॉक में देख रहा है गोली कहाँ से चली, क्योंकि जांग्स के लोग तो जांगचा के पीछे खड़े हैं और मुझे किसी ने गोली नहीं चलाई। अब जांगचा के बिल्कुल साइड से दोबारा से कुछ लोग आते हैं और वो लोग जल्दी जल्दी से मिंग्याओ को पीछे से साइड से सब जगह से घेर लेते हैं। अब अकेले मिंग्याओ खड़ा है और देख रहा है कि अब इन लोगों की भीड़ में से एक पर्सन गुस्से में लाल बिल्कुल बाहर आ रहा है। उसके हाथ में गन है जो उसने सीधा मिंग्याओ की तरफ एम करी हुई है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेरे बेटे को छोड़ दो मिंग्याओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की। ये बोलता हुआ वांगजी गुस्से में अब मिंग्याओ को घूर रहा है, जैसे मिंग्याओ के चेहरे पे पूरी तरह से पसीना आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लेंस को भी उसका सच पता चल गया और ये लोग यहाँ आ गए। वो डरते हुए घबराते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लांगवांग जी? तुम मेरी जांग सिटी में क्या कर रहे हो? मिंग्याओ बहुत काँप रहा है, उसकी आवाज़ भी सही से निकल नहीं रही है। अब वांग जी गुस्से में बोलता है,
जिस तरीके से तुम बिना मेरी परमिशन के मेरी खुशूस सिटी में घुस गए थे, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस चियांग सिटी में नहीं आ सकता था? तुम्हारी ये चियांग सिटी कुछ पल में मैं एक राख का ढेर भी बना सकता हूँ। इसलिए इससे पहले मेरा गुस्सा मेरी कंट्रोल से बाहर चला जाए, वो गन मेरे बेटे के सर पे से हटाओ। ये बोलता हुआ वांग जी बहुत घूर घूर के मिंग्याओ को देख रहा है। वांग जी की आवाज़, वांग जी का खतरनाक ऑरा मिंग्याओ को भी थोड़ा सा डरा रहा है। जंगचा से जो मिंग्याओ बिल्कुल नहीं डर रहा था, पता नहीं क्यों उसकी लांग वांग जी के सामने बिल्कुल हवा टाइट है, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। वही वांग जी से जब घूर रहा है तो वही बेचारा आयन जो अब तक काँप रहा था, इतने सारे अजनबियों में वो डरा हुआ खड़ा था, पर जैसे ही वो अब वांग जी को देखता है तो वो भी जोर से बाबा करके चिल्लाता है, जिसे वांग जी अब शौक में वह आयन को देखने लगता है। जैसा विंग का हाल था जब फर्स्ट आयन ने उसे बाबा बोला था, वैसा ही हाल अब वांग जी का हो जाता है। वो बहुत इमोशनली उस छोटे से बच्चे को देख रहा है जो घबराया हुआ खड़ा है, लेकिन अभी भी उसे इमोशनल भरी आंखों से देख रहा है और दोबारा से बाबा बाबा करके चिल्ला रहा है। अब वांग जी एकदम इमोशनल के अपनी घुटनों पे बैठ के तुरंत अपनी गन नीचे करके अपने दोनों हाथों को खोल के इशारे में आयन को आने का इशारा करता है, जिससे मिंग्याओ थोड़ा शॉक हो जाता है। वहीं आयन जब देखता है कि उसके बाबा उसे अपने पास बुला रहे हैं, तो अब वो जिस हाथ से अभी आयन को मिंग्याओ ने कॉलर से पकड़ा हुआ था, उस हाथ पे जोर से काटता है, जिससे मिंग्याओ का अचानक से ध्यान हटता है और वो अपने हाथ को ऊपर जैसे ही करता है, आप तुरंत आयन वांग जी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो आयन जो हमेशा मिंग्याओ से घबराता था, डरता था, आज उस आयन में पहली बार इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो मिंग्याओ को वापस काट के उसकी पकड़ से छूट गया। ये देख के मिंग्याओ थोड़ा शॉक हो जाता है। इससे पहले वो गन शॉट आयन की तरफ करके शॉट करता, उससे पहले ही उसके उस हाथ में जिसमें गन थी पीछे से शुयांग गन शॉट चला देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है और तुरंत जंगचा उसे कस के पकड़ लेता है, सीधा उसके सर पे अब गन रख लेता है। अब आयन दौड़ता हुआ सीधा वांग जी को गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है, जैसे अभी उसे दोबारा से उसकी दुनिया मिल गई हो। उसके बाबा उसकी आंखों के आगे हैं, लेकिन वो रोते हुए डरते हुए यही बोल रहे हैं, बाबा बाबा को मारा, बाबा को मारा। कहीं ना कहीं उसकी आंखों के आगे वो नज़ारा भी अब तक है जहाँ विंग को इस मिंग्याओ ने गोली मारी थी। कहीं ना कहीं वो बात अभी आयन को कितना ट्रॉमेटाइज कर रही है, ये देखकर वांग जी उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा के उसकी कमर को सहला के उसे शांत करते हुए कहते हैं, बाबा ठीक है, बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हम बाबा के पास जाएंगे, ठीक है, तुम शांत हो जाओ और अंकल के साथ बाबा से मिलने हॉस्पिटल जाओ, बाबा भी आएंगे। ये बोलकर अब वांग जी सीधा शुयांग के पास आयन को दे देता है। शुरू में आयन डरता तो है, लेकिन वो शुयांग को थोड़ा सा पहचान भी चुका है, क्योंकि बीच बीच में शुयांग भी तो उनकी जिंची में बाकी बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आता है, इसलिए वो अब शुयांग की गोदी में चला जाता है। वहीं शुयांग इशारे में वांग जी की बात समझते हुए अब सीधा यहाँ से आयन को हॉस्पिटल लेके जा रहा है, ताकि आयन को भी प्रॉपर चेक किया जाए, वो ठीक है ये चीज़ देखी जाए। अब यहाँ से अब शुयांग जा चुका है, मिंग्याओ के सब लोग मर चुके हैं। अब मिंग्याओ के सर पे अब जांगचा ने बंदूक रखी हुई है, जहाँ पे अब जांगचा गुस्से में मिंग्याओ को देख के बोलता है, मिंग्याओ तुम क्यों पीछे पड़े थे मेरी फैमिली के? क्या बिगाड़ा था मेरी फैमिली ने? क्यों मारी तुमने मेरे भाई को गोली? और आयन, क्या कनेक्शन है तुम्हारा आयन से? ये बोलता हुआ कहीं ना कहीं जांगचा बहुत गुस्सा है, वो अपने गुस्से में दांत भी बीच रहे हैं। वहीं वांग जी पूरी तरह से अब डार्क आंखों से सीधा मिंग्याओ के पास आते हैं और उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, सिर्फ 50 सेकंड, तुम्हारे पास 50 सेकंड है, 50 सेकंड में अपनी बात बोलकर कंप्लीट करो, 50 सेकंड बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा करने वाला हूँ। और ये बोलकर अब वांग जी भी अपनी गन सीधा मिंग्याओ के आंखों के बीच में से फॉरहेड पे लगा देता है, जिससे अब मिंग्याओ कांपने लगा। उसे जंगचा का पता था कि उसे मारेगा, पीटेगा, टॉर्चर करेगा, लेकिन वांग जी अगर उसे सिर्फ 50 सेकंड दे रहा है तो उसके पास और कुछ नहीं बचा है। इसलिए वो घबराते बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरी लाइन से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरे हस्बैंड पे गोली चलाई, तुमने
मेरी बेटी को किडनैप किया और तुम कह रहे हो तुम्हारी लैंड से कोई दुश्मनी नहीं है। वांग जी ये बात बोलता हुआ वो अब अपनी गन को और ज़्यादा फोरहेड पे प्रेस करने लगता है, जिसे मिंग्याओ कांपते हुए बोलता है, मैंने बहुत गलती की है, बट तुम भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वांग जी। तुम उस आयन को अपना बेटा मान रहे हो, जो आयन तुम्हारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दाग है। जिस आयन को बचाने के लिए तुम मुझे मार रहे हो ना, वो आयन तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का नाजायज बेटा था। वो यानली का बेटा है, वो यानली का जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ थी। लेकिन ये बच्चा उसने अपने लेट लवर उस जिया जुशान के लिए पैदा किया था। ये बोलता हुआ मिंग्याओ जैसे वांग जी को ये बोलना चाहता है कि ये बच्चा एक नाजायज औलाद है यानली और जिन जुशान का। ये बात सुनते ही मिंग्याओ की बात सुनते जैसे एक पल के लिए जंगचा तो शॉक में चला जाता है। ये बच्चा उसकी सीजे का है। हाँ, कहीं ना कहीं जब उसने इस बच्चे को पहली बार देखा था उसे उसकी सीजे के से ये मिलता जुलता तो लगता था, लेकिन अब जब उसे यकीन हो गया कि ये बच्चा यानली का है तो उसे भरोसा नहीं हो रहा है। यानली ऐसे कैसे कर सकती है? यानली तो एक अच्छी कैरेक्टर की लड़की थी, वो कैसे जिन जुशान के साथ बच्चे पैदा कर सकती है? वो तो लार्ड शिचेन की वाइफ थी, उसके लिए ये चीज़ शौक थी। वहीं वांग जी अब कुछ समय मिंग्याओ के सर पे प्रेस करते हुए कहते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों का मुझ पे कोई असर पड़ेगा? मिंग्याओ, मैं लांग फंगजी हूँ। ये बच्चा 8 साल का है और मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी ज़िंदगी में 7 साल पहले आई थी। तो ये बच्चा मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे ब्रदर को चीट करके पैदा किया है। इस छोटी बात पे मैं भरोसा नहीं करूँगा। ये बोलता हुआ वांग जी आप उसे धमका रहे हैं, क्योंकि उसके 50 सेकंड तो बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब वो जो भी बोलेगा वो उसके बोनस मिनट्स हैं। कहीं ना कहीं आप मिंग्याओ जो समझ चुका है उसका कोई झूठ, उसका कोई फरेब, उसकी कोई मीठी बातों का लांग वांग जी पे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लांग वांग जी कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो फैक्ट्स और प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा करता है, इन बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। इस बात पे अब मिंग्याओ जिसे लगता है अब उसके सामने कुछ नहीं बचा तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसे जंगचा और अब वांग जी भी थोड़ा शॉक हो जाता है। अब मिंग्याओ हंसते हुए बोलता है, वांग जी मेरे झूठ पे तो तुम्हें भरोसा हुआ नहीं, लेकिन सच कैसे बर्दाश्त करोगे तुम? जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी? मुझे तो सोच के तुम पे हंसी आ रही है। आज मैं मर भी जाऊंगा तो तुम्हें तो मैं सच नहीं बताऊंगा। मिंग्याओ हंसते हुए जैसे अब एकदम से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं उसने उसे कैसे मर गया यही देखकर सब लोग शौक हैं, पर मिंग्याओ ने पहले ही जब उसके सर पे जंगचा ने बंदूक रखी थी, एक गोली अपनी जीभ के नीचे रख ली थी। जैसे ही उसने वो गोली अंदर सटकी तो तुरंत उसके मुंह से झाग आने लगे। ये एक पॉइजन था जो बॉडी के अंदर जाते ही रिएक्ट कर जाता है। कहीं ना कहीं ये देखकर जंगचा और वांग जी शॉक में है। वहीं जंगचा जोर जोर से मिंग्याओ को हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते, क्या पता है तुम्हें, क्या क्या नहीं छुपा रहे हो तुम? कह के जोर जोर से मिंग्याओ को हंसने लगता है। मिंग्याओ मरने से पहले इन लोगों को सच ना बता के जीत मान रहा है। वहीं वांग जी अब मुट्ठी भींचता हुआ जंगचा को रोकते हुए कहते हैं, ये मर चुका है और ये हमारे किसी काबिल का नहीं है। ये बोलकर आप जंगचा को वो मिंग्याओ से दूर करते हैं और मरे हुए मिंग्याओ को देखकर वांग जी एकदम कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, तुम्हें लगता है तुम मुझे सच ना बता के जो मर गए हो, तुमने मुझसे सच छुपा लिया? मिंग्याओ लांग वांग जी तो सच ज़रूर पता लगाएगा। और ये बोलकर आप वांग जी गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है।